हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। तो आज चर्चा का मुद्दा है, क्यों जारी है आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग। यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर यूनियन स्टेट्स ड्यूटी बाउंड टू द प्लेज टू कंप्लीटली इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग एससी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही यह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज भारत की उपलब्धियों का डंका चारों ओर बज रहा है। आजादी से लेकर आज तक भारत ने सभी क्षेत्रों में असीम उपलब्धियां हासिल की हैं और हालिया चंद्र और सौर मिशनों की सफलता ने तो भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद ही लगा दिए हैं। तो वहीं G20 की अध्यक्षता सफलतापूर्वक संपन्न करके भारत ने विश्व को अपनी गौरव गाथा का गुणगान करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इतनी वैज्ञानिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता के बाद भी क्या भारत ने सामाजिक क्षेत्र में ऐसी सफलता हासिल की है? शायद नहीं। दरअसल सामाजिक तौर पर भारत आज भी कई मामलों में पिछड़ा हुआ है और इसका सबसे भीषण और दर्दनाक दृश्य है, इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत में हजारों लोग हाथों से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का काम करते हैं। तो ऐसे में जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसी आजादी की कल्पना करते हुए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देने से भी गुरेज नहीं किया था? इतिहास गवाह है कि कोई भी देश तब तक विश्व शक्ति नहीं बन सकता जब तक कि वो सामाजिक प्रगति के सूचकांकों में तरक्की न कर ले। ये सामाजिक प्रगति तभी संभव है जब वो अपने देश के नागरिकों का समुचित उत्थान करे। अमेरिका, जापान और दूसरे यूरोपियन देश इसके उदाहरण हैं। लेकिन हाथ से मैला ढोने जैसी कुप्रथाएं भारत को एक ऐसे देश की कतार में खड़ा कर देती हैं जो अपने यहाँ के नागरिकों को मानवीय लिहाज से अनुकूल सुविधाओं को भी मुहैया करवा पाने में असक्षम है। ऐसे में इस प्रकार की कुप्रथा को जड़ से खत्म किए बिना भारत के लिए महाशक्ति बनने तक का सफर आसान नहीं है। असल में यह न केवल अमानवीय है बल्कि भारतीय संविधान में व्याप्त समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लंघन है। हालांकि ये मुद्दा समय समय पर उठता रहता है, लेकिन इस बार इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई बातों ने चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर समाज का एक बड़ा वर्ग आजीविका के लिए सीवरों में उतरने और उसमें मरने को मजबूर है तो नागरिकों के बीच भाईचारा, समानता और सम्मान के दावे महज एक भ्रम है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज तक भारत में इसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया? और अगर कानून बनाए गए हैं तो आखिर उनका अनुपालन क्यों नहीं होता? क्यों आज भी हजारों लोग ऐसी अमानवीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं? क्यों भारत ने ऐसी तकनीकी दक्षता हासिल नहीं की है कि ऐसे काम मशीनों की मदद से हो सके? इसके अलावा सवाल ये भी है कि इसे रोकने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी पूरी पृष्ठभूमि को जरा समझ लेते हैं। दरअसल ऐसे व्यक्ति जो मैनुअल रूप से सीवर, सेप्टिक टैंक, शौचालय और नालियां साफ करते हैं, उन्हें व्यापक रूप से हाथ से मैला ढोने वाला माना जाता है। इसमें भारत की जातीय व्यवस्था का विकृत रूप भी नजर आता है, क्योंकि ऐसे काम में शामिल व्यक्ति भारत की नीची माने जाने वाली जातियों से ही संबद्ध हैं। शायद यही वजह है कि ऐसी मौतों पर सामाजिक आक्रोश नजर नहीं आता। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कानूनी रूप से इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। भारत में मैला ढोने की प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध है। इसके लिए समय समय पर कई कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि यह प्रथा मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शुष्क शौचालय का निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के तहत प्रतिबंधित है। वहीं मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के द्वारा न केवल मैनुअल स्कैवेंजर्स के तौर पर किए जा रहे किसी भी कार्य या रोजगार का निषेध किया गया है, बल्कि राज्य सरकारों पर इस तरह के कामों में संलिप्त उनके परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था करने का भार भी आरोपित किया गया है। लेकिन ये प्रथा अभी भी आम है। हालांकि कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं, इसे लेकर आंकड़े साफ नहीं हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार सरकार ने सर्वेक्षणों के माध्यम से देश में 58,098 हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान की है। लेकिन सफाई कर्मचारी आंदोलन, जो सिर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए काम करता है, के अनुसार
ऐसे कर्मचारियों की संख्या 7,70,000 से भी ज्यादा है। एक तो इस काम में कितने लोग लगे हुए हैं ये साफ नहीं है, और दूसरा इस काम से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता इससे संबंधित लोगों की निम्न स्तरीय दशा और इस काम के दौरान होने वाली मौतों को लेकर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार जुलाई में सरकार ने कहा था कि पिछले 5 साल में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 339 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि ये आंकड़े वास्तविक स्थिति से कहीं कम है। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रिपोर्ट में कहा गया है कि 1993 और 2020 के बीच 928 सीवर श्रमिकों की मृत्यु हुई है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक पिछले एक दशक में सीवर की सफाई करते समय लगभग 1,850 लोगों की मौत हो गई। इस संबंध में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कहना है कि देश में हर 5 दिन में एक व्यक्ति की मौत सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय हो जाती है। इसके अलावा सीवर और सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीले धुएं के कारण अक्षम हो जाने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए न तो कोई कानून है और न ही अदालत के दिशा निर्देश हैं। कई कर्मचारी लंबी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के बजाय इस कार्य को तकनीकी रूप से करने में भारत सक्षम क्यों नहीं हो पाया है? तो हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं। ऐसा ही एक तरीका मैनहोल को मशीन के छेद में बदलना है। मशीन के छिद्रों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कचरे का स्वचालित रूप से पता लगाने, एकत्र करने और निपटान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मैनुअल सफाई करने वालों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वहीं रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भी भारत में मैनहोल की सफाई की प्रक्रिया को बदल सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने स्वच्छता में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें भी शुरू की हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो वहीं कई स्टार्टअप्स भी इस दिशा में ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे कि केरल के एक स्टार्टअप ने बैंडिकूट नामक रोबोट बनाया है जो ऐसे काम करने में सक्षम है। स्वच्छता में प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक उदाहरण सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने कम लागत वाली शौचालय प्रणाली विकसित की है जो कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बायोगैस संयंत्र का उपयोग करती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो नवाचार के माध्यम से हम वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं और इसमें शामिल लोगों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक कार्य वातावरण बना सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया है? तो इसका जवाब ये है कि ऐसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए केवल प्रौद्योगिकी ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। देखा जाए तो इस अमानवीय प्रथा यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग के अभी तक जारी रहने के पीछे कई कारण हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है इस प्रथा का सामाजिक पहलू, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रथा की जड़ें भारतीय जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। इसे हम सरकारी आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। दरअसल इसके अनुसार 97% मैला ढोने वाले दलित हैं, जहां लगभग 42,594 मैला ढोने वाले एससी हैं, तो वहीं 421 एसटी के हैं, जबकि 431 ओबीसी हैं। ये आंकड़े ही भारत की जाति व्यवस्था की कठोर सच्चाई दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। कठोर जाति नियमों और आजीविका के अन्य विकल्पों की कमी के कारण निम्न जातियों को ऐसे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा इस कुप्रथा के जारी रहने का दूसरा सबसे बड़ा कारण बढ़ते हुए नगरीकरण और इसके दुष्प्रभावों से संबंधित है। तो वहीं सरकारी इच्छा शक्ति का अभाव भी एक बड़ा कारण है। जैसे कि भारत के अधिकांश शहर अनियोजित हैं, बढ़ते नगरीकरण से उन पर जनसंख्या का भार तो बढ़ा, लेकिन सुविधा के लिहाज से ये नगर पीछे रह गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश के अधिकांश शौचालयों का लगभग 60% सीवर लाइनों से नहीं जुड़ा हुआ है। इस कारण शौचालयों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल सफाई की आवश्यकता पड़ती है। वहीं जो सीवर लाइन है उनकी भी अवस्था अच्छी नहीं है। दरअसल अनधिकृत कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों, हाउसिंग सोसाइटियों में सीवर लाइनों की सफाई का काम निजी ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स किया जाता है। इन निजी ठेकेदारों के द्वारा सीवर लाइनों की सफाई का काम मैन्युअली करवाया जाता है, क्योंकि ये उनके लिए सस्ता पड़ता है। ऐसे में वैसे कई निम्न जातियों के बेरोजगार लोग जिन्हें कहीं अन्यत्र काम नहीं मिल रहा, उन्हें स्थानीय निगमों और यहाँ तक कि निजी ठेकेदारों द्वारा कीचड़ और प्लास्टिक से अवरुद्ध सीवरों
और नालियों को साफ करने के लिए काम पर रख लिया जाता है। कई शोधों के तो मुताबिक भारतीय रेलवे, सेना और शहरी नगर पालिकाएं सबसे बड़े निकाय हैं जिनके पास अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे कर्मचारी हैं। तो अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसे लेकर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है? तो इसे प्रतिबंधित करने को लेकर कई कानूनी प्रावधान हैं, जैसे कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के माध्यम से अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। साथ ही इसके माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि इस तरह के किसी काम को जाति आधारित संरचना मुक्त बनाया जाए। इसके बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग पर भी संसद में नियमित रूप से चर्चा की गई, लेकिन इस दिशा में ठोस प्रयास पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। दरअसल तत्कालीन सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के माध्यम से इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इनकी हालत में सुधार के लिए साल 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया। इस कानून का मकसद मैनुअल स्कैवेंजर्स में लगे लोगों का पुनर्वास करना था। इस कानून के जरिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को ऐसे मामलों में एहतियाती उपायों के साथ सफाई की अनुमति दी गई जहां मशीनों को तैनात करना संभव नहीं है। इस कानून के संबंध में विडंबना ये रही कि अधिकतर मामलों में इस अपवाद का दुरुपयोग शुरू हो गया और जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। दरअसल ठेकेदार कानून की इस छूट का फायदा उठाते हैं और वैसी जगहों पर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के माध्यम से काम करवाते हैं जहां मशीनों को तैनात करना संभव है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए और इस काम में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नामक एक योजना भी चलाई गई है। इस योजना का मकसद सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा के अलावा प्रशिक्षण और सुरक्षा गियर प्रदान करना है। साथ ही मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त कर तकनीकी क्षमता को विकसित करना है। इन सब के अलावा न्यायालयों ने भी कई बार इससे होने वाली दुर्घटना के संबंध में संज्ञान लिया है। साल 2022 में दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें 2 मजदूरों की मौत सीवर में काम करते हुए हो गई थी, लेकिन सभी अधिकारी और निकाय इससे अपना पल्ला झाड़ने लगे, जिसे देखते हुए इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन आरामदायक हो सके, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनके साथ इस तरीके से किया गया व्यवहार अत्यंत शर्मनाक है और मेरा सिर शर्म से झुक गया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई ये टिप्पणी आंख खोल देने वाली है, साथ ही इस कार्य से जुड़ी विसंगतियों को भी दर्शाती है। तो इन मुद्दों को समझने के बाद चलिए अब जानते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग भी एक तरह से मानवता को चुनौती देने जैसा ही है। हालांकि मैनुअल स्कैवेंजिंग की जगह मशीनीकृत सफाई को लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस जरूरत है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की। अगर हम चांद और सूर्य तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को तकनीकी स्कैवेंजिंग में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दिशा में सरकार द्वारा चलाई गई नमस्ते योजना काफी कारगर साबित हो सकती है। अगर ये योजना सफल हो जाती है तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य करने वाले लोगों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन लाया जा सकता है। साथ ही इस क्षेत्र को मैनुअल स्कैवेंजिंग के बजाय तकनीकी स्कैवेंजिंग में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जरूरत है बस इस योजना को ईमानदारी से लागू किए जाने की। इस क्षेत्र को तकनीकी स्कैवेंजिंग में बदलने के लिए हाल ही में चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी सोलिनास इंटीग्रिटी ने एक रोबोटिक मशीन का आविष्कार किया है जो काफी कारगर माना जा रहा है। इन सब के अलावा सरकार को ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की जरूरत है जो बिना किसी ठोस वजह के मैनुअल स्कैवेंजिंग को बढ़ावा देते हैं। ये बात आश्चर्य करने वाली है कि हम आज तक इस कुप्रथा को खत्म नहीं कर सके हैं। अगर सुनियोजित तरीके और ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो सीवर और सेप्टिक टैंक ढोने की प्रथा अतीत की बात हो गई हो। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। मैनुअल स्कैवेंजिंग के जारी रहने के पीछे सामाजिक सांस्कृतिक कारण किस हद तक उत्तरदायी हैं? क्या तकनीक इस समस्या का हल निकाल सकती है? समझाइए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।